हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ एथिकल इश्यूज़ के बारे में, बायोपायरेसी के बारे में, जो कि बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसमें हम ये देखने वाले हैं कि कितना अमाउंट में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज़ करके एनिमल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ओके, ये एक बहुत मेजर इशू हो जाता है क्योंकि हम कहीं ना कहीं ये एनवायरनमेंट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। जैसे कि कोई नेचुरल इवोल्यूशन का प्रोसेस होता है, नेचुरल म्यूटेशंस होते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। नेचुरली अगर ये हो रहा है तो ये ग्रेजुअल होता है और ये किसी ना किसी एडाप्टेशन को शो करते हैं। लेकिन अगर हम उस चीज़ को खुद के कुछ फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, जैसे कि हम बहुत सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाते रहते हैं, तो वो अपना फ़ायदा होता है और उसमें इवोल्यूशन का प्रोसेस जो है वो बहुत फास्ट होने लग जाता है। ओके, तो एक तरह से वो हमें बेनिफिट तो प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म को जैसे हमने काफ़ी मैनिपुलेशन कर दिया तो वो एथिकल इश्यूज़ भी क्रिएट हो जाता है। जैसे मोरल इश्यूज़ हम अपने हिसाब से करते चले जाते हैं, दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में ध्यान नहीं देते, हमें बस अपना फ़ायदा रहता है। तो उस चीज़ को हमें बैलेंस रखना होता है कि हम जो भी काम करें, अपने रिसर्च में जितने भी आगे जाएं, वो एक तरह से बैलेंस रखें नेचर को और मोरल्स को और हमारा साइंटिफिक वर्क्स को। तो चलिए कुछ एथिकल इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं कि वो क्या होते हैं, क्यों ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट में आपको देखने को मिल रहा होगा कि द मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय ह्यूमन रेस कैन नॉट गो ऑन एनी फर्दर विदाउट रेगुलेशन। Such some ethical standards are required to evaluate the morality of all human activities that might help or harm the living organism। इसका कहने का मतलब ये है कि पहले क्या होता था, कुछ सालों पहले जब ये एथिकल इश्यूज अराइज नहीं होते थे, हमने जब जेनेटिक इंजीनियरिंग को पहले समझा अच्छे से कि किस तरह से हम मैनिपुलेट कर सकते हैं ऑर्गेनिजम्स में, हमने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को उनका मैनिपुलेशन करना स्टार्ट कर दिया। ओके, उनमें जो भी जीन होते थे जिसका हमें स्टडी करना होता था, उनको हमने डालना स्टार्ट कर दिया उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में, और उनमें स्टडीज़ होने लगे, काफ़ी एक्सटेंसिव स्टडीज़ होने लगे। और ये ध्यान में नहीं रखा जा रहा था कि कितने अमाउंट में ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी स्पीसीज़ हैं, उनका जो हम यूज़ कर रहे हैं वो अननेसेसरीली भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो उसमें हमें सबसे पहले कुछ स्टैंडर्ड लगाना ज़रूरी था कि कितना अमाउंट में उनका यूज़ होना चाहिए और उससे ज़्यादा हमें यूज़ नहीं करना है। तो यही चीज़ के बारे में हम आज बात करेंगे। ओके, तो सबसे नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखा गया है, गोइंग बियॉन्ड द मोरालिटी of such issues, the biological significance of such things is also important. Genetic modification of organism can have unpredictable result when such organisms are introduced into the ecosystem. Generally हम जो genetic manipulation करते हैं अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, कुछ प्रोडक्ट हमें निकालना होता है या फिर कुछ रेजिस्टेंट प्लांट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, कुछ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हमें चाहिए, वैक्सीन का टेस्टिंग कर रहे हैं, ये सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमने जो जीन का मैनिपुलेशन किया हर बार हम जो चाहते हैं वही मिले। कभी कभी क्या हो सकता है, जेनेटिक मैनिपुलेशन के बाद कुछ न्यू ऑर्गेनिज्म का भी फॉर्मेशन हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा चेंज आ जाए मान लो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में जो कि अनस्टेबल हो। ओके, इसीलिए जो जेनेटिक मॉडिफिकेशंस हैं ये अनप्रेडिक्टेबल हैं, अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट हैं, और ये अनप्रेडिक्टेबल ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वो इकोसिस्टम में आएंगे और कहीं ना कहीं ये हैम्पर करेंगे इकोसिस्टम का जो नेचुरल फेनोमेना है, नेचुरल टेंडेंसी है, उसको वो हैम्पर करने लग जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में अगर हम बात करें तो हम जानते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है। एक प्रोड्यूसर होगा उसमें, राइट, प्रोड्यूसर है, जैसे कि प्लांट है, प्रोड्यूसर को कोई एक कंज्यूमर खा रहा है। सबसे पहले मान लेते हैं कोई गोट खा रहा होगा यहाँ पे, ओके, या फिर रैबिट। उसके बाद इकोलॉजिकल पिरामिड में नेक्स्ट लेवल आएगा, उसके बाद नेक्स्ट लेवल आएगा, जैसे कि नेक्स्ट गोट के बाद लायन आप ले सकते हो। मान लो आपने यहाँ पे कुछ ऐसा जेनेटिक मॉडिफिकेशंस किया जिसकी वजह से कि एक न्यू इवोल्यूशन होना स्टार्ट हुआ। न्यू इवोल्यूशन होने के बाद क्या हो रहा है, ये जो गोट है इसमें आपने जीन का मैनिपुलेशन किया। अब ये जो गोट है ये प्लांट्स को नहीं खा के किसी और ऑर्गेनिज्म पे फीड करने स्टार्ट कर दिया। ओके, तो इसमें क्या होगा कि जो नेचुरल फूड चेन था जो कि गोट प्लांट को खा रहा था, ये हैम्पर होने लग गया है, राइट, और प्लांट्स का नंबर जो है वो इंक्रीज़ होने लग जाएगा। तो ये एक मैंने जनरलाइज्ड एग्जांपल लिया कि किस तरह से ये हो सकता है। लेकिन हम गोट पे उतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, जैसे कि माइस पे हम काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं।
तो माइस में भी जेनेटिक मैनिपुलेशन के टाइम पे सपोज़ कोई ऐसा जीन एक्सप्रेस हो गया हो या फिर कोई ऐसा जीन रिप्रेस हो गया हो जो कि उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो आगे चल के प्रोजेनी में ट्रांसफ़र होने लग जाता है, और वो स्पीसीज़ को मान लो एक तरह से उन स्पीसीज़ को ख़त्म ही कर देता है, तो उसमें क्या होगा, हमारा जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है इकोसिस्टम का वो डिक्रीज़ होने लगेगा। ओके, और वो उतना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी रहेगा इकोसिस्टम में उतना ज़्यादा इकोसिस्टम सस्टेनेबल रहता है, क्योंकि हर एक स्पीसीज़ का कुछ ना कुछ रोल होता है इकोसिस्टम में, और हम उस रोल को अपने फ़ायदे के लिए ख़त्म नहीं कर सकते। अगर हमने कहीं पे भी डिसरप्ट किया इस चीज़ को, तो उससे डेफिनेटली इकोसिस्टम में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो उसी चीज़ को, वो सारा कुछ जो पॉइंट्स मैंने अभी बताया, वो सब कुछ एक इंडिविजुअल का कितना मैनिपुलेशन होना चाहिए, एक मोरल रहना चाहिए कि हम इसको इतना ही मैनिपुलेट करेंगे। ओके, और वो अगर उसका ज़्यादा मैनिपुलेशन होने लग जाता है तो इकोसिस्टम में उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने लग जाता है। तो ये सब को मेंटेन रखने के लिए एक कमिटी बनाया गया था जिसे बोला जाता है GEAC। इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम्स में, तो इसको अच्छे से समझ लेना। इसका फुल फॉर्म भी आप लोग याद कर लेना, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। इन्होंने क्या बोला, ये इंडियन गवर्नमेंट ने सेटअप किया था, इनके अकॉर्डिंग किया था कि कोई भी आप चाहते हो अपने रिसर्च में किसी ऑर्गेनिज्म का यूज़ करने के लिए, या जेनेटिक इंजीनियरिंग का आप रिसर्च कर रहे हो, प्रोटियोमिक्स का रिसर्च कर रहे हो, तो उस केस में अगर आपको किसी ऑर्गेनिज्म पे मैनिपुलेशन करना है तो आपको एक परमिशन लेनी पड़ेगी कि हाँ, मेरा जो रिसर्च है वो इस ऑर्गेनिज्म के बिना नहीं हो सकता और ये फ़ायदेमंद है। आपको उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा कि ये जो रिसर्च आप इस ऑर्गेनिज्म पे करना चाह रहे हो या मैनिपुलेट करना चाह रहे हो, ये बेनिफिशियल है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में। ओके, तो इसका अप्रूवल कौन देता है, एक कमेटी बनाई गई है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो कि है GEAC। आपको वहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन देना होगा, उसके बाद अगर उन्होंने अप्रूव किया आपके रिसर्च को, तब जाके आप जेनेटिक मैनिपुलेशन में आगे जा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स भी लिखा गया है कि GEAC क्या काम करता है। GEAC विल मेक डिसीजंस रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च। GM रिसर्च मतलब जेनेटिकल मॉडिफिकेशन रिसर्च, ओके, एंड द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द GM ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज। जो भी GM ऑर्गेनिज्म आप बना रहे हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आप बना रहे हो, वो पब्लिक में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, उसका डिसीज़न भी GEAC लेता है। उनके अप्रूवल के बिना ना तो आप GM रिसर्च कर सकते हो, ना आपका रिसर्च वैलिड माना जाएगा, और ना ही आपने जो भी GM ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को तैयार किया है, उसको आप पब्लिक सर्विस में ला सकते हो। ओके, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया था एथिकल इश्यूज़ को नज़र रखते हुए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि कुछ मॉडिफिकेशंस हुए। ओके, द मॉडिफिकेशन और यूसेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज एज फूड एंड मेडिसिन सोर्सेज फॉर एग्जांपल हैज़ आल्सो क्रिएटेड प्रॉब्लम्स विद पेटेंट ग्रांटेड फॉर द सेम। अब पेटेंट क्या होता है? पेटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे। ओके, तो चलिए पहले उसको समझने का कोशिश करते हैं। कोई भी इंस्टीट्यूट या फिर कोई भी इंसान किसी भी चीज़ को अगर पहली बार बना रहा है तो वो उसका पेटेंट कर सकता है, पेटेंट राइट ले सकता है। पेटेंट राइट को आप इस तरह से समझ सकते हो, कोई भी जब मूवी बनाई जाती है, आप कोई भी मूवी है या फिर कोई भी शो बनाया जाता है, तो उसका एक पेटेंट राइट होता है कि जो ओरिजिनल ऑथर होते हैं वो उसका पेटेंट राइट रखते हैं। आप कहीं पे भी कोई और इंसान उस चीज़ को उनके परमिशन के बिना कहीं पे भी यूज़ नहीं कर सकता। जैसे कि कई बार पायरेटेड वर्जन्स होते हैं, राइट। ये जो पायरेटेड मूवीज़ होते हैं, इसमें क्या बोला जाता है कि जहाँ पे इसके ओरिजिनल कंटेंट है उसको पायरेटेड फॉर्म में कहीं और इसको प्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो ये है बिना ऑथराइजेशन के कहीं पे यूज़ कर देना, राइट। तो उसमें पेटेंट इशू हो जाता है। पेटेंट इशू कैसे हुआ? अब जो ओरिजिनल ऑथर है, ओरिजिनल कंटेंट जो वहाँ पे है, तो उसका आपने कहीं और इस्तेमाल कर दिया जिसमें कि आपका राइट नहीं है। तो वही चीज़ बायोलॉजी में भी होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के बारे में या बायो रिसोर्सेज के बारे में, तो एक जगह पे मान लो कोई चीज़ लंबे समय से चलती आ रही है, लंबे समय से वहाँ पे प्रेजेंट है, और किसी ने वहाँ पे थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशंस करके वहाँ पे पेटेंट कर लिया, तो अब कोई और दूसरा अगर उस चीज़ को यूज़ करना चाहेगा तो उसको जिसने पेटेंट किया है उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, रिटन परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर उन्होंने रिटन परमिशन नहीं लिया तो उनमें
लीगल इश्यूज़ वहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं। ओके, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ माना जाता है किसी भी रिसोर्स को यूज़ करने के लिए। जैसे कि इसके बारे में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम आ गई थी बासमती राइस को लेके, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पहले ये समझ लीजिए कि पेटेंट क्या होता है। कोई भी फूड हो गया, कोई भी मेडिसिन का सोर्स हो गया, उसमें जो मॉडिफिकेशंस है पब्लिक सर्विस में जो भी हम ला रहे हैं उसको नज़र रखते हुए पेटेंट राइट्स लिया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि पेटेंट राइट्स के बारे में और कुछ जानने का कोशिश करते हैं। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे लिखा हुआ है, देखो, there is a growing public anger that certain companies are being granted patents for products and technologies that make use of genetic material, plants and other biological resources that have long been identified, developed and used by farmers and indigenous people of a specific region and country। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे इंडिया के बारे में अगर बात करें तो यहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी है ये बहुत वास्ट है। ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी के प्लांट्स पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं, रिसोर्सेस हैं जिसके बारे में कि हम बहुत पहले से जानते हैं और इनका यूज़ जो है वो भी हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। लेकिन कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं, अगर हम अमेरिकन कंपनीज़ के बारे में बात करें या कोई फॉरेन कंपनीज़ के बारे में बात करें, वो क्या कर सकते हैं, हमारा जो खुद का डाइवर्सिटी है, हम जो बरसों से यूज़ करते आ रहे हैं, सालों से यूज़ करते आ रहे हैं, उस चीज़ को मान लो उन्होंने ले लिया और अपना पेटेंट वहाँ पे लगा दिया। उन्होंने बोला कि कुछ थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन कर दिया उस चीज़ में। मान लो कोई सब्सटेंस एक्स है, ओके, एक्स जो कि इंडिया में पाया जाता है, इंडिया के लोग इसको हमेशा यूज़ करते आ रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को किसी वाई कंपनी ने इसको लेके क्या कर दिया, इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर दिया और X1 बना दिया। और उन्होंने बोला कि नहीं, X1 जो हमने बनाया है इसमें हमारा पेटेंट राइट है, ये कहीं और नहीं बना है, ये सबसे पहले हमने ही बनाया है और हमारे परमिशन के बिना इस X1 को कहीं भी यूज़ नहीं किया जा सकता। अगर कंडीशन ऐसा आ जाता है तो Y का X1 पे क्या आ गया, अब पेटेंट राइट आ गया, राइट। लेकिन क्या ये एक्चुअली में हुआ था? X इसका ओरिजिनल प्रोडक्ट है जिसको कि उन्होंने मॉडिफिकेशन करके X1 बना दिया है और उन्होंने उस पर पेटेंट राइट ले लिया है। अब X1 को यूज़ करने के लिए या X को भी यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, Y कंपनी से परमिशन लेनी पड़ेगी, जबकि हम ये खुद जानते हैं कि इस चीज़ को हम बहुत सालों से यूज़ करते आ रहे हैं, ये हमारा इंडिजिनस प्रोडक्ट है। तो ऐसा कई बार हुआ है हिस्ट्री में और इसके वजह से क्या हुआ है, पब्लिक में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया है। ओके, पब्लिक में काफ़ी ज़्यादा इसके चलते इस तरह के पेटेंट राइट को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न देखा गया था। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे लेते हैं राइस के बारे में। राइस को देखिए, राइस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फूड ग्रेन द प्रेजेंस ऑफ विच गोज़ बैक 1000 ईयर्स इन एशियाज़ एग्रीकल्चरल हिस्ट्री। हम तो बहुत सालों से राइस खाते आ रहे हैं। ओके, एशिया के बारे में अगर देखें तो यहाँ पे टोटल 2 लाख वैरायटी के राइस आपको देखने को मिलेंगे। 2 लाख इंडिया में ही देखने को मिलेंगे, एशिया में तो और भी ज़्यादा पाए जाते हैं। द डाइवर्सिटी ऑफ राइस इन इंडिया इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। ओके, और बासमती राइस जो है, बासमती राइस हम सालों से खाते आ रहे हैं और बासमती राइस उसके यूनिक एरोमा और फ्लेवर के लिए जाना जाता है, राइट। और हमारे इंडिया की अगर बात करें तो उसमें टोटल 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटी ऑफ बासमती राइस है। और ये जो डॉक्यूमेंटेड है, ये कहाँ पे डॉक्यूमेंटेड है? ऐसा नहीं है कि हमने कहीं पे कोई गवर्नमेंट साइन लेके उसको लिख के रखा है। अगर हम फोकलोर के बारे में बात करें, ओके, फोकलोर के बारे में बात करें, कुछ एंशियंट टेक्स्ट के बारे में बात करें, पोइट्रीज़ के बारे में बात करें इंडिया का जो बहुत पहले से है, तो वो सारी चीज़ों में बासमती राइस के बारे में जिक्र है। और हम भी काफ़ी सालों से बासमती राइस यूज़ करते आ रहे हैं, तो ये हमारा इंडिजिनस प्रोडक्ट है। लेकिन क्या हुआ था, इन 1997 एक अमेरिकन कंपनी इस बासमती राइस पे अपना पेटेंट लगा दिया। उन्होंने क्या किया था, बासमती राइस के साथ एक सेमी ड्वार्फ वैरायटी का राइस, एक ड्वार्फ वैरायटी के राइस को क्रॉस किया बासमती राइस के साथ और उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया। ओके, एक और राइस का वैरायटी बना दिया और उन्होंने ये क्लेम किया कि ये जो बासमती राइस है और ये जो न्यू वैरायटी का हमने बनाया, ये कहीं और पाया नहीं जाता और अगर कोई भी इसको यूज़ करता है तो हमारी परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस केस में क्या हो गया कि हम बासमती राइस को उनके परमिशन के बिना यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये हम खुद जानते थे कि बासमती राइस बहुत सालों से हम खाते आ रहे हैं, ये हमारा इंडिजिनस प्रोडक्ट है, राइट हमारी होनी चाहिए थी इसमें।
तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमें ये पता नहीं था कि पेटेंट राइट इस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं और ये पेटेंट राइट को बहुत जगह मिसयूज़ भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत बार इसके बारे में पूछा जाता है, बासमती राइस के बारे में, इसका पेटेंट इश्यूज़ के बारे में, तो ये आपको याद रखना है अच्छे से। सो इन्होंने क्या बोला है, इन 1997 एन अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइट्स ऑन बासमती राइस थ्रू द यूएस पेटेंट। यूएस पेटेंट के थ्रू उन्होंने पेटेंट ले लिया और पेटेंट उन्होंने दे भी दिया, यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, ये इसका नाम आप याद रखना कि बासमती राइस को उन्होंने पेटेंट कहाँ से लिया था। दिस अलाउड द कंपनी टू सेल ए न्यू वेराइटी ऑफ बासमती इन द यूएस एंड अब्रॉड। Okay, this new variety of basmati had actually been derived from Indian farmers' varieties. Indian basmati was crossed with a semi-dwarf variety and claimed as an invention or a novelty. उन्होंने इंडियन बासमती राइस को एक सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस के साथ उन्होंने क्रॉस करवाया और एक उन्होंने बोला कि हमने कुछ न्यू इन्वेंशन कर लिया है। ओके, राइस का एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आने वाला एक राइस हमने इन्वेंट कर लिया है, उन्होंने ये बोला, और उन्होंने यूएस और अब्रॉड में इसका जो बिजनेस है वो भी स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द पेटेंट एक्सटेंड्स टू फंक्शनल इक्विवेलेंट्स इम्प्लाइंग दैट अदर पीपल सेलिंग बासमती राइस कुड बी रेस्ट्रिक्टेड बाय द पेटेंट। कोई भी अगर बिना उनके परमिशन का उस राइस का सेलिंग करता है तो उन्होंने वो पेटेंट राइट लगा सकते हैं, कुछ कंपेंसेशन उनसे ले सकते हैं, वो आइदर मनी के थ्रू हो सकता है और भी लीगल इश्यूज उन पे लागू हो सकते हैं, लीगल प्रोसीजर्स वहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट क्या है देखिए, सेवरल अटेम्प्ट्स हैव आल्सो बीन मेड टू पेटेंट यूजेस प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस बेस्ड ऑन इंडियन ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन, जैसे कि टर्मेरिक और नीम। सिर्फ और सिर्फ बासमती के ऊपर ये नहीं हुआ था, बहुत सारे हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि टर्मेरिक हो गया, नीम हो गया, जिसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बहुत पहले से जानते हैं। हम ये बहुत सालों से जानते हैं कि जो टर्मेरिक होता है वो एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी रखता है और ये टर्मरिक को कहीं भी कुछ चोट लग जाता है तो हम इसे यूज़ करते हैं वहाँ पे, तो इसका प्रॉपर्टीज़ के बारे में पहले से लोगों को पता है, लेकिन उनको उनका साइंटिफिक रीज़न नहीं पता था, लेकिन ये पता था कि हाँ टर्मरिक लगाने के बाद इन्फेक्शंस नहीं होंगे, राइट। तो ये बहुत पहले से चलता आ रहा है, लेकिन बहुत सारी कंपनी ने क्या किया, इस टर्मरिक को और नीम को भी पेटेंट करने का कोशिश किया। तो ये कब अराइज हो रहा है, हमें लैक ऑफ नॉलेज है, हमें खुद पता नहीं है कि हमारा जो इंडिजिनस वैरायटी है वो कितना ज़्यादा है और हमारे पास जो वैरायटी है वो कितना इम्पॉर्टेंट है सारे काम के लिए। ओके, नेक्स्ट क्या है, इफ़ वी आर नॉट विजिलेंट एंड वी डू नॉट इमीडिएटली काउंटर दिस पेटेंट एप्लीकेशंस, अदर कंट्रीज और इंडिविजुअल एनकेस ऑन आवर रिच लेगेसी एंड वी मे नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग अबाउट इट। अगर हमें खुद पता नहीं चलेगा कि हमारा जो वैरायटी है, हमारे जो इंडिजिनस वैराइटीज़ है वो कितना ज़्यादा है, कितना वास्ट है और कितना इम्पॉर्टेंट है, अगर हमें खुद उसके बारे में नॉलेज नहीं होगा तो बाकी कंट्रीज़, बाकी कंपनीज़, बाकी इंडिविजुअल क्या करेंगे, हमारे लेगेसी को ही लेके वो अपना पेटेंट राइट दिखाने लगेंगे और हमें अपना चीज़ यूज़ करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे दूसरों को। ओके, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। आजकल पेटेंट राइट के ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत होने लगी है, पहले उतना ज़्यादा बातचीत नहीं होता था, पहले लोग काफ़ी इजीली दूसरे चीज़ों पे पेटेंट लागू कर देते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता, काफ़ी रिसर्च होता रहता है इसके बारे में, लेकिन फिर भी हमें अपना जो लेगेसी है उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से कि हम अगर कोई और इसके ऊपर पेटेंट राइट लगाना स्टार्ट कर दे तो हम उसमें लीगल कंसर्न शो कर सकें। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है बायोपायरेसी, इसका डेफिनेशन कई बार पूछा जाता है आपसे, तो ये अच्छे से याद रख लेना। तो बायोपायरेसी क्या है, जैसे कि आप जानते हो पायरेसी के बारे में, पायरेसी ये भी आप मूवी से समझ सकते हो, कोई भी आपके पास कोई फिल्म, नई फिल्म आई है तो उसका पायरेटेड डिस्क आ जाता है, राइट, पायरेटेड वर्जन आ जाता है उसका। अगर पायरेटेड वर्जन आ जाता है तो क्या होता है, वो भी अपना पैसा कमाने लगते हैं, जो मूवी थिएटर में चल रही है वो भी अपना पैसा कमाती है, लेकिन जिन्होंने उस मूवी को ओरिजिनली प्रोड्यूस किया, जो प्रोड्यूसर्स होंगे, एक्चुअली कॉपीराइट उनका रहता है, लेकिन पायरेटेड वर्जन क्या करता है, पायरेटेड वर्जन पे भी वेबसाइट में अगर किसी ने डाल दिया तो वहाँ पे जाके बहुत सारे लोग देखने लगते हैं और उनको भी पैसे मिलने लगते हैं, राइट। तो एक तरह से ये इल्लीगल है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है उसने मेहनत करके उस चीज़ को बनाया है और फाइनली कोई एक इंसान उसको पायरेटेड करके अपने ही वेबसाइट पे चला रहा है और उससे वो पैसा ले रहा है। तो ये तो एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के बारे में था, एक मूवी के बारे में था कि किस तरह से पायरेसी होती है, उसी तरह से बायो पायरेसी भी होती है। बायो पायरेसी का मतलब क्या है, जब बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को
ओके जब बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को किसी मल्टीनेशनल कंपनी और किसी ऑर्गेनाइजेशन ने विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन ले लिया है तो उसको बायो पायरेसी माना जाता है। जैसे कि बासमती राइस का ओके पेटेंट इशू आ गया था। पेटेंट इशू क्यों आया था? क्योंकि उन्होंने बायो पायरेसी किया था। बासमती राइस हमारा खुद का इंडिजिनस प्रोडक्ट है, यहाँ के पीपल को उसको पता है, हमारे फॉकलोर में ये चीज़ लिखा हुआ है, हमारे पोइट्रीज़ में ये बासमती राइस के बारे में मेंशन है, हमें पता है कि बासमती राइस इंडियन है, ओके इंडियन वैरायटी है और एशियन वैरायटी है। इसको कोई और अगर लेके चला गया है तो वो क्या हो गया है? वो बायो पायरेसी कहलाता है। विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, हमारे परमिशन के बिना उन्होंने इस चीज़ को ले लिया और वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये जो बासमती राइस है ये हमने इन्वेंट किया है, ये इसको हमने बनाया है। तो इसका जो डेफिनेशन है आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये क्या लिख रखा है? बायोपायरेसी इज द टर्म यूज टू रेफर द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्रीज एंड पीपल कंसर्न विदाउट कंपेंसेटरी पेमेंट। बिना कंपेंसेटरी दिए वो उसको यूज़ करते चल रहे हैं, ओके और ये होता है आपका बायोपायरेसी। जैसे कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं बायोपायरेसी को समझने के लिए, चलिए देखते हैं। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस आर रिच फाइनेंशियली बट पोअर इन बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। डेफिनेटली अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ के बारे में बात करें तो उनके पास काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ प्रेजेंट हैं, हो सकता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वो काफ़ी ज़्यादा आगे चले गए हों, लेकिन उनके पास बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज काफ़ी कम है। जैसे कि अगर इंडिया के बारे में बात करें, हम एक डेवलपिंग कंट्री में आते हैं और हमारे पास ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे नीम के बारे में हमने बात किया, टर्मरिक के बारे में हमने बात किया, और अगर हम बात करें काउडंग के बारे में तो ये सारा हमारा लेगेसी है, हमारे पास एक ट्रेडिशनल नॉलेज है इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ओके बायोडाइवर्सिटी है हमारे पास। लेकिन अगर मल्टीनेशनल कंपनी यूएस के बारे में बात करें, यूके के बारे में बात करें तो वहाँ पे कंपनीज़ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये ट्रेडिशनल नॉलेज उनके पास नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको वो लोग काफ़ी ज़्यादा पैसे दे के खरीदते हैं, जैसे कि काऊ डंग से हम उसको गोबर गैस बना सकते हैं, राइट। गोबर गैस बनाते हैं और ये सस्टेनेबल भी होता है, मतलब ये पोल्यूशन कॉज नहीं करता। लेकिन अगर आप बात करो तो यूएस और यूके में अगर आप जाएंगे तो ये गोबर गैस वो लोग काफ़ी ज़्यादा पैसे दे के उसको बेच रहे होंगे, जो कि हम जानते हैं हमारे पास अगर गाय है तो हम गोबर गैस नेचुरली बना सकते हैं खुद से, लेकिन उस चीज़ को वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में बेचा जाता है क्योंकि उनके पास ये ट्रेडिशनल नॉलेज नहीं है, उनके पास इंडस्ट्रीज़ है, वो बस पैसा कमाते हैं उस चीज़ से। लेकिन अगर हमारे पास ट्रेडिशनल नॉलेज है, डेवलपिंग कंट्री है, हमारे पास बहुत ज़्यादा रिच डाइवर्सिटी है, ट्रेडिशनल नॉलेज भी है रिलेटेड टू बायो रिसोर्सेज, तो हम क्या कर सकते हैं, इस ट्रेडिशनल नॉलेज को कुछ मॉडर्न एप्लीकेशंस यूज़ करके टाइम को भी सेव कर सकते हैं, ज़्यादा पैसा भी नहीं लगा सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा कमर्शियलाइजेशन भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने अभी यहाँ पे एग्जांपल लिया काऊ डंग के बारे में, हमें इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता है, हमें पता है कि ये गोबर गैस कैसे बनता है। हमारे गांव में अगर देखें तो हर घर में आपको गोबर गैस देखने को मिलेगा। तो इसका हम थोड़ा बहुत कमर्शियलाइजेशन कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मॉडर्न एप्लीकेशंस यूज़ करके इसको इंडिया में ही काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा है यहाँ पे कि देयर हैज़ बिन ग्रोइंग रियलाइजेशन टू इनजस्टिस inadequate compensation and the benefit sharing between developed and developing countries. Therefore, some nations are developing laws to prevent such unauthorized exploitation of their bioresources and traditional knowledge. इसका मतलब ये है कि बायो पेटेंट और बायो पायरेसी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न होने लगा है आजकल के ज़माने में, क्योंकि किसी भी कंट्री का जो इंडिजीनियस प्रोडक्ट है उसको कोई और कंपनी या फिर कोई और स्टेट या फिर कोई और कंट्री जो है अनऑथराइज्ड फॉर्म में उसका यूज़ कर रहा है। तो आजकल बहुत सारी ऐसी कंपनियां, बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट्स बिल्स बनाई गई हैं जिसके थ्रू की बायो पायरेसी को चेक किया जा सकते। अगर इंडिया के बारे में हम बात करें तो इंडियन पार्लियामेंट ने अपने सेकेंड अमेंडमेंट में इंडियन पेटेंट बिल के बारे में बात किया था। उन्होंने इसमें क्या लिखा था, दैट दिस बिल takes such issues into consideration including the patent terms, emergency provision and research and development initiatives. इंडिया में ये पार्लियामेंट ने सेकेंड अमेंडमेंट में कहा था, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पे कि पेटेंट राइट और बायो पायरेसी पे काफ़ी ज़्यादा बिल्स और अमेंडमेंट्स बन चुके हैं।
वो क्या करते हैं, कोई भी कहीं पे भी बायो पायरेसी का बात आता है तो वो उसको कंसिडरेशन में लेते हैं। लीगल इश्यूज़ होता है, इमरजेंसी प्रोविज़न्स होता है उस केस में, ओके। पेटेंट राइट्स के बारे में बहुत ज़्यादा बातचीत होती है। और वो अगर कहीं पे रिसर्च एंड इनिशिएटिव भी हो रहा है बायो पायरेसी करके, तो उसको भी चेक लगा के बाकी काम कर सकते हैं। तो ये था बायो पायरेसी, बायो पेटेंट के बारे में। इससे क्वेश्चन कई बार आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया है इंडियन पार्लियामेंट्री बिल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा ये है कि बायो पायरेसी के बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है, बायो पेटेंट के बारे में पूछा जाता है, और बायो रिसोर्सेज जैसे कि बासमती राइस के बारे में भी कई बार पूछा जाता है। तो होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।